So let's bring you one by one the poll punches as elections are on. But on the top comes from Punjab. Punjab votes on 20th February, but the biggest poll punch has now come with Vishwas, who was once a close aide of Arvind Kejriwal, and a massive claim of separatist charge and ambition or possible Khalistan connection of Kejriwal. Finally, the Aam Aadmi Party convener and Delhi Chief Minister responding to his allegations, breaking his silence, and that he has called it all baseless. He even launched a scathing attack against Congress and the Bharatiya Janata Party, accusing them of mocking national security. Arvind Kejriwal has said if he was indeed planning to divide the country, what was Prime Minister Modi or Rahul Gandhi doing for last 10 years? He further added, what kind of a terrorist actually works for building hospitals, schools and roads? Earlier yesterday, remember, Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi even wrote a letter to Prime Minister Modi demanding investigation into these allegations made by Kumar Vishwas against Kejriwal. Meanwhile, Rahul Gandhi has just about a short while ago taken to social media site Twitter and asking a direct question to Kejriwal. Answer to us, is Vishwas speaking the truth, yes or no? But not just him, Channi highlighting that a probe is necessary. People of the state have paid a huge price while fighting separatism across Punjab. All of this, remember, is about one video of Kumar Vishwas there on your screens, once a close aide of Arvind Kejriwal from IAC to Aam Aadmi Party, who had said he was even willing to become the Prime Minister of an independent nation, referring to the Khalistani connection. BJP has slammed Kejriwal, alleging top leaders of AAP had forged a letter of support from US-based radical group 6 for Justice. Listen in to what all of these netas are right now stating in this showdown. ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है, वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है, वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। मेरे अंदर जो था, जो मुझे पता था, वो निकल गया। यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलता हूं तो निकल जाता है। और उससे उसके चिंटुओं से ये कहना है कि आका की थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है ना, तो मुझसे ज्यादा मत भिड़ो, वरना मैं सारी बता दूंगा क्या क्या है। अभी कुछ सांपों के इलाज कुछ विशेष सपेरों पर होते हैं। ये दुर्भाग्यशाली है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के पास वो कौशल नहीं है कि वो ऐसे सपेरों को पिटारे में बंद कर सकें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ये जो
बेवकूफी हुई है, ये इसमें हमारे हाथ थे, तो हम ही बंद कर देंगे किसी न किसी दिन। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है, ये नौटंकी बना दी। Now, our next poll punch comes in from Delhi, even if the election is in Punjab, because Prime Minister Narendra Modi, just about few hours ago, organized a gathering of the topmost members of the Sikh community, the most popular netas or influential ones, as campaigning comes to an end. Now, while this was happening, remember, Aam Aadmi Party is still very defiant, while other opposition parties are still gunning for them. Manish Sisodia spoke to India today defending these charges. Listen in now first to what the Deputy CM of Delhi had to say. इस समय एक मुद्दा आपके विरोधियों ने बनाया और खासकर शुरुआत हुई कुमार विश्वास के बयान से लेकर के, और उस बयान के बाद प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने भी आप पर निशाना साधा, सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने कुमार विश्वास के उस बयान को लेकर के आपने निशाना साधा है। उस पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी ने बार बार ये कहा है कि ये लड़ाई अब ईमानदार और चोरों के बीच की हो गई है। पंजाब में ईमानदार भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के मेयर थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको लगा अरविंद केजरीवाल जी डिलीवर कर सकते हैं, वो साथ आए। बहुत लोग साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अकालियों के नीचे, जो लोगों को उम्मीद थी। बेईमान लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, पहली बार देश के इतिहास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक का बेटा ठीक का। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ मोदी जी ठीक कहा, मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक कहा तूने, क्या ठीक कहा? दोनों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, खालिस्तानी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सारे चोर उचक्के भी ये कहने लग रहे हैं। उनके अलावा स्कूल की बात नहीं बची, अस्पताल की बात नहीं बची। ये हल्के में सिद्धू से इतने नाराज हैं लोग, नशा इतना बढ़ता है, अब वो उस पर बात नहीं करेंगे। अब वो बात करेंगे, सारे चोरी के चक्के इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है जी, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। अरे जो आदमी मरा जा रहा है स्कूल खुलवाने के लिए, जो आदमी मरा जा रहा है नौकरियां करवाने के लिए, वो आदमी खालिस्तानी है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये सोचते हुए। इन सब की जो शुरुआत हुई थी वो आपके पुराने साथी द्वारा दिए गए बयान पर हुई थी। अब चोरों चक्कों की मौज में सबकी फौज शामिल हो गई है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं। Remember, this is not just about Vishwas and Kejriwal anymore. This has become a big political showdown and all parties have jumped in. Who's saying what? Listen in to this compilation. 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे, वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है। ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलगाववाद और उन तथ्यों का, उन संस्थाओं का वो साथ लेंगे जो भारत विरोधी हैं। ऐसे उनके स्वर न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये भी प्रश्न उठता है कि अब तक कुमार विश्वास के इस कथन पर अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी क्यों साधी है। Arvind Kejriwal was that Kumar Vishwas spoke 48 hours before elections. I want to remind your viewers that Kumar Vishwas first spoke in January of 2020, almost 2.5 years ago, and spoke about Arvind Kejriwal's sinister plans to push Punjab in the throes of separatism. He spoke about how Arvind Kejriwal wanted to become the Chief Minister of Punjab and how he was not averse to taking support from the separatist element. Arvind Kejriwal's farmer colleague
Gul Panag also spoke at the same time. It is very well known and documented that Arvind Kejriwal spent time at a former Khalistani's house. He slept there overnight in a bid to appease the radical prince in Punjab. The question is not about somebody investigating somebody or not on the basis of allegations of Mr. Kumar Vishwas. The question is that if these allegations are not true, then did Mr. Kejriwal take any action against Mr. Kumar Vishwas? Similar allegations were also made on record by Gul Panag. See her tweets, see her statements in the media. She has also come out and said that the Aam Aadmi Party, Mr. Kejriwal, was flirting with the K elements, the Khalistani elements, just for the sake of few votes, even though they had no real electoral presence. And there are several news reports as to how separatist elements were campaigning for Aam Aadmi Party, or Mr. Kejriwal even spent the night at the house of such separatist elements. Well, there are certain issues on which there should be no politics in Punjab. Is this entire issue of separatism, for which Punjab paid a heavy price in blood between 1980 and 1995. Please do not make Punjab the battleground for your own personal fights. This is a border state. There are sensitivities out here. I urge all these people not to indulge in this petty politics. Now take a look at the next Patka poll punch. This comes from Delhi. Impact clearly for Punjab. Prime Minister Narendra Modi, as you will see now on your screens, invited the most influential top members of the Sikh community and specifically of Delhi. And there was this gathering that was organized. Prime Minister Modi himself wearing, and he was presented with a sword, seen wearing a saffron patka, interacting with eminent Sikhs. And this meeting was held at the Prime Minister's residence today afternoon, just hours before the campaigning officially came to a close. Remember, Punjab votes in a single phase on Sunday, 20th February. And this clearly the next poll punch by one of the star campaigners, the biggest of the Bharatiya Janata Party. Listen into what the netas who came here had to say. पिछले लंबे समय से सिख जो हैं वो पिछले 75 सालों से तब से पीड़ा और दर्द महसूस कर रहे हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी गई। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार वो बातें समझी। मास्टर तारा सिंह का बुतबार, जिसने पंजाब का विभाजन होने से बचाकर पंजाब का हिस्सा इधर लेके आए और जिसने कराया उसका जवाहरलाल नेहरू का बुत पार्लियामेंट के अंदर, तो ये दर्द तो सिखों में है। Remember that poll punches needn't always be strong and swift. They can also be soft and subtle. And this time, Navjot Singh Sidhu, otherwise known for his Sidhuisms in Amritsar, which he had used earlier to attack Captain Amrinder Singh to not be accessible to his workers and supporters in Punjab, today faced the same charge in his constituency. So how did he then appeal for votes? He literally put forth an apology, saying he was not accessible for many, but he will ensure once he comes back to power that he will have a landline number, will always be accessible. This apology punch from Navjot Singh Sidhu in this report. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲੋ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ Navjot Singh Sidhu is batting on a tricky pitch. The Congress contestant from Amritsar East suddenly finds himself battling discontent just few days ahead of polling. Sidhu's voters are miffed. Many in his constituency have shut their doors on him. Sidhu's wife isn't receiving much love from the voters either. Time and again, Sidhu's absence from constituency has hit headlines. Voter sentiments reflected in India Today's ground reports too. ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ डेवलपमेंट की ना कोई उन्होंने कार्यकाल किया। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जी, हल्के में
आप जाके एक चक्कर लगा के आओ, यहाँ से जो एरिया हैं वहाँ पे देखो जाके, इनकी मुंह बोलती तस्वीर हलकों की पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं ये बनाने की। अपने हलके का मॉडल जाके इनको दिखाओ और शक्ल देख के आओ आप। A worried Sidhu has now publicly apologized for being a constant absentee and promised to change. मेरी सब तो बड़ी गलती है कि मेरा सीधा संपर्क नहीं हो सकिया तो ना। कोई वर्कर रात को 1:30 बजे मिलना चाहता नहीं मिल सकिया। ते मैं नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर जाके एक वचन दिता सी भी अमृतसर नहीं छड्डूंगा कदे। मंत्रालय छड्डे, दुनिया त्यागी, लेकिन वचन नहीं छड्डिया। गुरु गोबिंद सिंह दा सिख आ। An apology has been made, but will the voters accept it? For now, Sidhu has no choice but wait for the umpire's verdict. With Manjeet Sehgal, Bureau Report, India Today. Let's now take you to the northeastern state of Manipur that is slated for elections on 27th February because that is where the punches are about pre-election violence that is taking place. BJP President JP Nadda is in Imphal. He spoke to my colleague Anisha Mathur is denying charges about Congress allegations that BJP is pushing for violence ahead of elections in Manipur. Listen in. Sir, one major issue that has been an issue in Manipur is AFSPA and the rollback. A lot of the opposition parties have put it as part of their manifesto. BJP ने अपने manifesto में इसका कुछ जिक्र नहीं किया है. How is the BJP going to view this demand and going forward? हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत क्लियर जवाब दे दिया है और मुझे लगता है कि वह जवाब बड़ा स्पष्ट है. मैं उस पर कोई और ज्यादा कहने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है. We stand by it. The opposition has accused the BJP of pre-poll violence. कांग्रेस ने कल state election CEO को भी complaint दिया है. Even the NPP has raised allegations. On the other hand, of course, your own Chief Minister has also said that there are incidents of violence and attempt at intimidation. How is your party going to look at this particular development? क्योंकि आपका जो plank अब तक है is about security, about safety. So are we seeing an increase in pre-poll violence and how do you respond to the opposition saying it's the responsibility of the BJP? Number one, हम शांति प्रिय ढंग से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं. We are the believers of peace, tranquility, stability, development. ये हमारे मानना है जिसको हम लेकर के चलते हैं. इसलिए वायलेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं है. There is no place for violence, number one. और हम शांति प्रिय ढंग से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलने वाले लोग हैं. हाँ, कुछ लोग जो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं. अब हमेशा मैं कहता हूं कि बैड क्राफ्टमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स. तो ये जो लोग अब हारने के कगार पर खड़े हैं वो इस तरीके के एलिबाई लेकर के बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वायलेंस को कोई भी जगह नहीं होगी और जीरो टॉलरेंस रहेगा. फुल सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगी. इसलिए कोई भी वायलेंस की गुंजाइश नहीं. Welcome back. Uttar Pradesh's campaigning for Phase 3 came to an end today and the political battlefield of UP had punches thrown left, right and centre. Primarily all parties doing all that it takes to ensure that they possibly woo the voters from all areas. One of the most sought seats will be Karhal in Manipur, from where Akhilesh Yadav is contesting his first assembly elections. Chief Minister Yogi Adityanath campaigned in the Yadav family bastion of Karhal. Challenger number 1 and SP Chief Akhilesh Yadav held back-to-back rallies in Jalgaon, Kanpur and Unnao. Yogi Adityanath is also scheduled to campaign in Ayodhya. And Congress, meanwhile, remember, is in its final leg of campaigning in the state, holding also mega virtual rallies, which you can see there on your screens. The two contenders for UP throne have fired jibes at each other. Parivarvad, Dangavad, divisive politics. These jibes have only got more intense. Remember, on Sunday in the third phase, 59 seats will go to elections, including the key regions of Bundelkhand in Uttar Pradesh. Listen in. समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं. करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं.
प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। What do the young men and women in Uttar Pradesh want? Is it religion or rozgar, Jaat or Vikas? Rajdeep Sardesai is in Uttar Pradesh and spoke to the youth of the state. What do they want? What are their aspirations and who they will possibly vote for in this special interaction coming up now? आप बताइए, हवा किस तरफ है? हवा तो सर भारतीय जनता पार्टी की है। हवा भारतीय जनता पार्टी की है। हकीकत ये है। क्या किया है योगी जी ने कि हवा उनकी तरफ हो जाए? सर भावनात्मक मुद्दों पे सफल रही है सरकार। भावनात्मक मुद्दों जैसे राम मंदिर, जैसे बहुत सी चीजें, राम मंदिर, सीए, एनआरसी एक्सेट्रा, बट व्यावहारिक मुद्दों पे सरकार अभी कुछ संशय में है। अच्छा, तो आप भावनात्मक मुद्दों पर वोट देंगे? नहीं सर, हम अपनी बात नहीं, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता भावनाओं पर जाती है यूपी की जनता। निश्चित तौर पर। और कास्ट और जाति और ये तो हावी है। ये सर यूपी और बिहार की राजनीति में ये सर तो कास्ट कम्युनिटी की राजनीति अभी भी चलती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अभी भी चलती है। इसी से तो हम लोग पीछे हैं सर। इसी से तो हम लोग पीछे हैं सर। इसी से अभी हिंदू मुस्लिम राजनीति चलती है। यही यहाँ तो चलता है सर अपने उत्तर प्रदेश में। अरे बदलाव नहीं चाहिए आपको इससे? बिल्कुल चाहिए सर, फिर बिल्कुल चाहिए बदलाव, लेकिन अब क्या करेंगे सर? मजबूरी हो गई है। जाति, ये जाति, जात, समाज, धर्म, ये हिंदू मुसलमान, मतलब ये क्या है सर? ये बिल्कुल समझ के परे है, लेकिन हो गया जनता। क्या फर्क रह गया? अगर डिवाइड एंड रूल ही करना है तो ब्रिटिशर और इनमें क्या फर्क रह गया? पूरी यूथ खराब करी हुई है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। घर में खाने को नहीं है लेकिन लड़के जा रहे हैं रैलियों में। मतलब ये कोई बात हुई? शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं है। और जो व्यवहारिक मुद्दे, छोटे छोटे पद दे रखे हैं, लड़के पागल हो रखे हैं नेतागिरी में। मतलब कैरियर की कोई पड़ी नहीं है, बस रैलियों में जाना है। बताया ना कि भावनात्मक मुद्दों पे ये सरकार 100 to 100, बट जो प्रैक्टिकल, मतलब पेट्रोल तेल सब महंगा रहा, उससे फर्क नहीं है। बस मंदिर बन गया तो वोट ही नहीं देना है। और खाने को घर में कौन देगा? तो आप क्या करेंगे? मैं तो वोट नहीं दूंगा इस बार। आप वोट ही नहीं दोगे? क्यों? ऑपोजिशन गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही है। सर कंट्रोवर्सी हमारे सोसाइटी में बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यहाँ ऑपोजिशन भी गलत है और सरकार ने भी कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन गलत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग सही है। हम लोग विकल्पहीन है सर। हाँ, विकल्पहीन है। ये बड़ी बात की, आपके पास कोई विकल्प नहीं है आज यूपी में? नहीं सर, नहीं सर।